नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, मैं हूं अनुज और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वो भी मेरी जुबानी। दोस्तों, आज का हॉरर पॉडकास्ट ट्रक ड्राइवर की है जिनका नाम शंकर है। तो चलिए अब यह कहानी शंकर जी के नजरिया से सुनते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक शिकायत है। आप लोग कहानी को पूरा सुनते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं। इस बार मैंने आप लोगों से बहुत उम्मीद लगाई है कि आप लोग इस बार वीडियो को लाइक भी करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाएंगे। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका नाम वीडियो में लिया जाए तो कमेंट में अपना नाम और अपने शहर का नाम जरूर लिखें। तो अब ज्यादा समय नहीं लेते हैं, चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम शंकर है और मैं पेशे से एक ट्रक ड्राइवर हूं। आज मैं आप लोगों के साथ अपनी एक ऐसी घटना साझा करने जा रहा हूं जिसने मेरी रूह को इस कदर कंपा दिया कि आज भी उस रात के बारे में सोचकर मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं। ये कहानी एक ऐसी चीज के बारे में है जिसके बारे में मैंने पहले सिर्फ किस्से कहानियों में ही सुना था और सच कहूं तो कभी यकीन नहीं किया था। मैं हमेशा सोचता था कि ये सब मन का वहम है, पुरानी बातें हैं। लेकिन उस रात मैंने जो देखा उसने मुझे यकीन दिला दिया कि इस दुनिया में कुछ ऐसी भी ताकतें हैं जो हमारी समझ से परे हैं। ट्रक ड्राइविंग का काम मैंने अब लगभग छोड़ ही दिया है अपनी कमर के दर्द की वजह से। लेकिन यह किस्सा उन दिनों का है जब मैं और मेरा खलासी गोपी दिन रात एक करके अपने ट्रक के पहियों को सड़कों पर दौड़ाया करते थे। ये बात आज से कोई 5-6 साल पुरानी होगी। सर्दियों के दिन थे और हम लोग गुजरात के कांडला बंदरगाह से प्लाईवुड का माल उठाकर दिल्ली की तरफ जा रहे थे। माल काफी कीमती था और हमें उसे समय पर पहुंचाना था, इसलिए हम बिना रुके ट्रक चला रहे थे। रात का करीब 11 बज चुका था और हम राजस्थान हरियाणा बॉर्डर से कुछ घंटे की दूरी पर थे। सड़क एकदम सुनसान थी और दूर दूर तक सिर्फ हमारे ट्रक की हेडलाइट की रोशनी ही अंधेरे को चीर रही थी। केबिन में मैं और मेरे बगल वाली सीट पर मेरा खलासी गोपी बैठा हुआ था। गोपी मेरे लिए सिर्फ एक खलासी नहीं था बल्कि छोटे भाई जैसा था। हम पिछले 4-5 साल से साथ में ही काम कर रहे थे और एक दूसरे की हर छोटी बड़ी बात को समझते थे। उस रात भी सब कुछ सामान्य ही लग रहा था। केबिन में पुराने गानों की धीमी आवाज गूंज रही थी और मैं अपनी ही धुन में ट्रक चला रहा था। गोपी अपनी खिड़की से बाहर अंधेरे में देख रहा था, शायद अपने ही ख्यालों में गुम था। हम लोग लगभग 6 से 7 घंटे से लगातार चल रहे थे और थकान अब हम दोनों पर हावी होने लगी थी। मैंने गोपी से कहा, गोपी चाय पिएगा क्या? आगे कोई ढाबा देखते हैं, रुककर एक एक कड़क चाय पीते हैं, नींद भी भाग जाएगी। गोपी ने मेरी तरफ देखकर कहा, हाँ उस्ताद, बहुत बढ़िया रहेगा। आंखें भारी हो रही हैं। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। हम लोग ढाबे की तलाश में आगे बढ़ ही रहे थे कि अचानक हमें दूर से बहुत सारी लाल बत्तियां जलती बुझती हुई दिखाई दी। जैसे जैसे हम नजदीक पहुंचे समझ में आया कि आगे एक बहुत ही भयंकर जाम लगा हुआ था। कई किलोमीटर तक ट्रक और गाड़ियों की लंबी कतार लगी हुई थी। आगे शायद कोई बड़ा हादसा हुआ था जिसकी वजह से ट्रैफिक को पूरी तरह से रोक दिया गया था। हमारे पास अपनी जगह पर ट्रक रोकने के अलावा और कोई चारा नहीं था। मैंने ट्रक को साइड में लगाकर इंजन बंद कर दिया। ले भाई, हो गया काम, मैंने माथे पर हाथ मारते हुए कहा। अब पता नहीं यह जाम कब खुलेगा, दिल्ली टाइम पर पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। गोपी भी परेशान हो गया। हम दोनों ट्रक से नीचे उतरे। चारों तरफ सिर्फ ट्रकों के इंजन की गड़गड़ाहट और ड्राइवरों का शोरगुल था। कुछ ड्राइवर आपस में बात कर रहे थे तो कुछ अपनी गाड़ियों में ही सो गए थे। हमने पास खड़े एक दूसरे ट्रक ड्राइवर से पूछा, भाई साहब क्या हुआ है आगे? इतना लंबा जाम क्यों लगा है? उसने बताया, पता नहीं भाई, कोई कह रहा है 2 ट्रकों की आमने सामने की टक्कर हुई है, कोई कह रहा है कोई बस पलट गई है, पुलिस लगी हुई है, लेकिन रास्ता खुलने में कम से कम 3 से 4 घंटे लगेंगे। यह सुनकर हमारा माथा और ठनक गया। 3 से 4 घंटे का मतलब था कि हमारा पूरा शेड्यूल बिगड़ जाएगा। खैर, हम कर भी क्या सकते थे। हम वापस आकर अपने ट्रक के पास खड़े हो गए। समय काटने के लिए हम इधर उधर की बातें करने लगे। रात जैसे जैसे गहरा रही थी, ठंड भी बढ़ती जा रही थी। सड़क के दोनों तरफ घने पेड़ और झाड़ियां थीं, जो रात के अंधेरे में और भी ज्यादा डरावनी लग रही थी। करीब 1 घंटा गुजर गया होगा। जाम अपनी जगह पर ही था। लोग अब अपनी गाड़ियों से निकलकर सड़क पर ही टहलने लगे थे। तभी हमारी नजर एक बूढ़ी औरत पर पड़ी। वो बहुत ही अजीब और बुरी हालत में थी। उसके कपड़े फटे पुराने और गंदे थे, बाल बिखरे हुए थे और वो ठंड में बुरी तरह कांप रही थी।
वो एक एक गाड़ी के पास जाकर भीख मांग रही थी। उसकी चाल में लड़खड़ाहट थी, जैसे उसके शरीर में जान ही न बची हो। धीरे धीरे वो हमारे ट्रक की तरफ बढ़ने लगी। उसे देखकर मुझे उस पर बहुत दया आई। मैंने अपनी जेब में हाथ डाला कि कुछ पैसे निकालकर उसे दे दूं, लेकिन जैसे ही वो हमारे पास पहुंची, गोपी अचानक गुस्से में आ गया। वो बूढ़ी औरत कांपती हुई आवाज में बोली, बेटा, भगवान तुम्हारा भला करे, 2 दिन से कुछ नहीं खाया है, कुछ पैसे दे दो, एक रोटी खा लूंगी। मैं पैसे निकालने ही वाला था कि गोपी बीच में बोल पड़ा, चल चल आगे बढ़, यहां कोई पैसा वैसा नहीं है। सुबह से शाम तक तुम जैसे 10 लोग आ जाते हैं भीख मांगने, काम धंधा क्यों नहीं करते? उसकी बात सुनकर मैं चौंक गया। गोपी ऐसा नहीं था, वो हमेशा गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करता था। आज उसे क्या हो गया था मुझे समझ नहीं आया। उस बूढ़ी औरत की आंखों में आंसू आ गए। उसने बहुत ही लाचारी से हमारी तरफ देखा। बेटा, बीमार हूं, काम कैसे करूं? भगवान के नाम पर कुछ दे दो। उसने फिर से मिन्नत की। इस बार गोपी लगभग चिल्लाते हुए बोला, अरे कहां ना, नहीं है पैसे, दिमाग खराब मत कर मेरा, निकल यहां से, नहीं तो धक्का मारकर भगाऊंगा। गोपी का यह रूप देखकर मैं हैरान था। उस बूढ़ी औरत की आंखों में जो लाचारी थी, वो अब एक अजीब सी खामोशी में बदल गई। उसने एक तक गोपी को घूर कर देखा। उसकी आंखों में न तो अब आंसू थे और न ही कोई मिन्नत, बस एक अजीब सी ठंडक थी, जिसे देखकर मेरे शरीर में एक सिहरन सी दौड़ गई। उसने कुछ नहीं कहा, बस पलटी और धीरे धीरे लड़खड़ाते हुए अंधेरे में आगे बढ़ गई। मैंने गोपी की तरफ गुस्से से देखा और कहा, यह क्या बदतमीजी थी गोपी? अरे नहीं देने थे, पैसे तो मना कर देता, लेकिन इस तरह एक बूढ़ी औरत की बेइज्जती करने की क्या जरूरत थी? उसकी हालत देखी थी तूने? पता नहीं बेचारी ने कितने दिनों से कुछ खाया भी है या नहीं। गोपी ने मेरी तरफ देखा और लापरवाही से बोला, अरे उस्ताद, आप इन लोगों को नहीं जानते, ये सब ढोंग करते हैं, दिन भर भीख मांगकर शाम को दारू पीते हैं। मैंने ऐसे बहुत देखे हैं। मुझे उसकी बात पर बहुत गुस्सा आया। मैंने कहा, तुझे बड़ा पता है, अगर वो सच में मजबूर हुई तो तुझे उसकी बदुआ लगेगी। गोपी हंसने लगा। हाँ, उस्ताद, आप भी किन बातों में पड़ गए? दुआ और बदुआ कुछ नहीं होती, अपनी मेहनत की कमाई है, ऐसे किसी को क्यों दे दूं? मैं चुप हो गया। उसे बहस करने का कोई फायदा नहीं था, लेकिन मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी होने लगी थी। उस बूढ़ी औरत का खामोशी से घूर कर देखना मुझे बार बार याद आ रहा था। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कुछ गलत होने वाला है। मैंने इस ख्याल को अपने दिमाग से झटकने की कोशिश की, लेकिन वो अजीब सा डर मेरे अंदर बैठ गया था। करीब 2 घंटे और गुजर गए। अब रात के लगभग 2 बज रहे थे। तभी धीरे धीरे गाड़ियां आगे खिसकने लगी। जाम खुलना शुरू हो गया था। हमने भी जल्दी से ट्रक स्टार्ट किया और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। करीब 15 से 20 मिनट बाद हम उस जगह पहुंचे जहां हादसा हुआ था। एक ट्रक और एक बस की बुरी तरह टक्कर हुई थी। मंजर बहुत ही भयानक था। पुलिस और एम्बुलेंस वहां मौजूद थी। उस दृश्य को देखकर हमारा दिल दहल गया। हमने भगवान का शुक्र अदा किया कि हम सुरक्षित हैं। वहां से निकलने के बाद हमने ट्रक की रफ्तार पकड़ ली। अब सड़क फिर से खाली और सुनसान थी। दिल्ली अभी भी काफी दूर थी और हमें जल्द से जल्द यह दूरी तय करनी थी। मैं ट्रक चलाने में व्यस्त हो गया और धीरे धीरे उस बूढ़ी औरत वाली बात को भूलने की कोशिश करने लगा। लेकिन मैं इस बात से अनजान था कि वो घटना एक भयानक रात की सिर्फ एक शुरुआत थी और उस बूढ़ी औरत की खामोश निगाहें हमारी किस्मत में एक ऐसा अंधेरा लिखने वाली थीं जिससे हम कभी उबर नहीं पाएंगे। जाम तो खुल चुका था, लेकिन हमारी जिंदगी पर मुसीबतों का एक ऐसा जाम लगने वाला था जिसे दुनिया की कोई पुलिस नहीं खोल सकती थी। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कैसे एक लंबे ट्रैफिक जाम में फंसने के बाद हम लोग आखिरकार वहां से निकले थे। उस जाम में हुई एक घटना ने मेरे मन में अजीब सी बेचैनी भर दी थी। जिस तरह से मेरे खलासी गोपी ने एक बूढ़ी लाचार भिखारिन को बेइज्जत करके भगाया था, वो मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लगा था। उस औरत की खामोश पथरीली आंखें बार बार मेरी आंखों के सामने आ रही थीं। खैर, जाम खुलने के बाद हमने रफ्तार पकड़ी और मैं अपने काम में ध्यान लगाकर उस बात को भुलाने की कोशिश करने लगा। हादसे वाली जगह से हम लोग करीब 30 से 40 किलोमीटर आगे निकल आए थे। अब सड़क के दोनों तरफ घना जंगल शुरू हो गया था। रात अपने पूरे शबाब पर थी और दूर दूर तक किसी और गाड़ी की रोशनी तक नजर नहीं आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे इस सुनसान हाईवे पर सिर्फ हमारा ही ट्रक दौड़ रहा हो। केबिन के अंदर हल्की सी ठंडक थी और बाहर की खामोशी को चीरती हुई
हमारे ट्रक के इंजन की आवाज एक अजीब सा संगीत पैदा कर रही थी। मैं स्टीयरिंग व्हील पर अपनी पकड़ मजबूत किए हुए था, आंखें पूरी तरह से सड़क पर थीं। गोपी तब से चुपचाप बैठा था। जाम वाली जगह पर हुई बहस के बाद हम दोनों के बीच एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। मैंने सोचा कि शायद उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा होगा, इसलिए वो चुप है। मैंने भी माहौल को हल्का करने की सोची और उससे कहा, गोपी रेडियो चला ले यार, कुछ गाने ही सुन लेते हैं, बड़ी खामोशी हो रही है। गोपी ने बिना कुछ कहे रेडियो चालू कर दिया। कोई पुराना दर्द भरा गाना बजने लगा जिसने उस खामोशी को और भी ज्यादा भयानक बना दिया। मैंने उसे घूर कर देखा और कहा, अरे यार ये क्या लगा दिया, कोई अच्छा सा गाना लगा। उसने बिना कोई भाव दिए चैनल बदल दिया। कुछ देर और चलने के बाद गोपी अपनी सीट पर बेचैनी से हिला। उसने मुझसे कहा, उस्ताद ट्रक साइड में रोकना जरा, जोर से टॉयलेट लगी है। उसकी आवाज में एक अजीब सी घबराहट थी। मैंने कहा, ठीक है रोकता हूं। मैंने ट्रक को हाईवे के किनारे एक कच्ची जगह पर रोक दिया। चारों तरफ घना अंधेरा था। सड़क के किनारे लगे पेड़ों की परछाइयां ऐसी लग रही थीं जैसे कोई खड़ा होकर हमें घूर रहा हो। गोपी दरवाजा खोलकर नीचे उतरा और झाड़ियों की तरफ चला गया। उसने मुझसे कहा, उस्ताद बस 2 मिनट में आया। मैंने ट्रक का इंजन चालू ही रखा और हेडलाइट भी ऑन रखी ताकि उसे अंधेरे में डर न लगे। मैं अपनी सीट पर बैठा उसका इंतजार करने लगा। 1 मिनट गुजरा, फिर 2 मिनट, फिर 5 मिनट, लेकिन गोपी वापस नहीं आया। अब मुझे थोड़ी चिंता होने लगी। इतनी देर तो नहीं लगनी चाहिए थी। मैंने केबिन से ही आवाज लगाई, ओए गोपी, हो गया क्या, जल्दी आ। कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ झींगुरों की आवाज उस खामोशी को और गहरा कर रही थी। मैंने फिर से जोर से चिल्लाया, गोपी अरे सुन रहा है या नहीं। इस बार भी कोई जवाब नहीं। अब मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तरह तरह के बुरे ख्याल मेरे दिमाग में आने लगे। कहीं किसी जंगली जानवर ने तो हमला नहीं कर दिया, या फिर कोई और। मैं और ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता था। मैंने दरवाजा खोला और नीचे उतरने ही वाला था कि तभी झाड़ियों में कुछ हलचल हुई। मुझे लगा गोपी आ गया। मैंने राहत की सांस ली, लेकिन झाड़ियों से गोपी नहीं बल्कि कोई और निकला। वो वही बूढ़ी औरत थी जो हमें जाम में मिली थी, लेकिन इस बार वो भीख नहीं मांग रही थी। वो धीरे धीरे सड़क पर आई और मेरे ट्रक की तरफ बढ़ने लगी। उसे इस सुनसान जगह पर आधी रात को देखकर मेरे होश उड़ गए। वो जाम वाली जगह से यहां तक कैसे पहुंच सकती थी? वो जगह तो यहां से 40 से 50 किलोमीटर पीछे थी। वो धीरे धीरे चलकर मेरे ट्रक के पास आई। इस बार उसके हाथ में एक बड़ा सा काला कपड़े का बैग भी था जो काफी भारी लग रहा था। उसने उसे जमीन पर रखा और मेरे ट्रक के ड्राइवर साइड वाले दरवाजे के पास आकर खड़ी हो गई। मैं डर के मारे अपनी सीट पर ही जम गया था। मेरी कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। उसने बहुत ही धीमी और कांपती हुई आवाज में कहा, बेटा क्या मुझे आगे तक छोड़ दोगे? मेरा गांव यहीं पास में है, पैदल नहीं चला जा रहा। उसकी आवाज में वही लाचारी थी, लेकिन इस बार मुझे उस पर दया नहीं बल्कि एक अनजाना सा डर महसूस हो रहा था। मेरा दिमाग कह रहा था कि यह कोई मामूली औरत नहीं है, यहां कुछ तो गड़बड़ है। मैंने हिम्मत करके कहा, अम्मा तुम यहां क्या कर रही हो और तुम यहां तक पहुंची कैसे? वो बोली, बेटा एक ट्रक वाले ने बिठा लिया था, लेकिन उसने यहीं उतार दिया। मेरा गांव बस आगे मोड़ के पास ही है। भगवान तुम्हारा भला करेगा बेटा, मुझे बस गांव के मोड़ तक छोड़ दो। उसने अपनी हथेलियां जोड़ रखी थीं। उसकी आंखों में आंसू थे। एक पल के लिए मेरा दिल पसीज गया। मुझे लगा कि शायद मैं ज्यादा सोच रहा हूं। हो सकता है बेचारी सच में मजबूर हो। अगर मैंने इसे यहां इस सुनसान जंगल में अकेले छोड़ दिया और इसके साथ कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। लेकिन तभी मुझे गोपी का ख्याल आया। वो अभी तक वापस नहीं आया था। मैंने उस औरत से कहा, अम्मा मेरा खलासी, मेरा साथी यहीं कहीं गया है, वो आ जाए फिर चलते हैं। ये सुनकर उसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव आया जो सिर्फ एक पल के लिए ही था, लेकिन उसे देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उसने तुरंत खुद को संभालते हुए कहा, ठीक है बेटा, मैं यहीं इंतजार कर लेती हूँ। और वो अपने बैग के पास जमीन पर ही बैठ गई। मैं बार बार झाड़ियों की तरफ देख रहा था, गोपी का नाम पुकार रहा था, लेकिन कोई जवाब नहीं था। अब लगभग 10 मिनट हो चुके थे। मेरा डर अब अपनी हदें पार कर रहा था। तभी अचानक झाड़ियों से गोपी निकलता हुआ दिखाई दिया। उसे देखकर मेरी जान में जान आई। मैं गुस्से से उस पर चिल्लाया, कहां मर गया था तू? इतनी देर लगा दी, आवाज भी नहीं दे रहा था। गोपी धीरे धीरे ट्रक की तरफ आया। उसका चेहरा उतरा हुआ था,
उसने मेरी तरफ देखा और बोला, कुछ नहीं उस्ताद, पेट खराब हो गया था, इसीलिए देर लग गई। उसकी आवाज थोड़ी बदली हुई और दबी हुई लग रही थी। मुझे लगा शायद तबीयत ठीक नहीं होगी। जब वो ट्रक के पास पहुंचा तो उसकी नजर उस बूढ़ी औरत पर पड़ी। उसने एक पल के लिए उसे देखा, लेकिन कुछ कहा नहीं, जैसा कि उसने जाम में किया था। वो चुपचाप अपनी साइड का दरवाजा खोलकर अंदर बैठ गया। ये देखकर मुझे और भी हैरानी हुई। जो आदमी कुछ देर पहले एक भिखारिन को धक्का मारकर भगाने की बात कर रहा था, वो अब उसे अपने सामने देखकर भी चुप था। उस बूढ़ी औरत ने फिर से मुझसे मिन्नत की, बेटा, अब तो तुम्हारा साथी भी आ गया, अब चलें? मैंने गोपी की तरफ देखा। वो चुपचाप खिड़की से बाहर देख रहा था, जैसे उसे कुछ सुनाई ही न दिया हो। मैंने सोचा शायद इसे अपनी गलती का एहसास हो गया है और अब यह शर्म के मारे कुछ नहीं बोल रहा। मेरे अंदर का इंसान मुझे उस औरत को वहां छोड़ने की इजाजत नहीं दे रहा था। मैंने सोचा, चलो गांव तक ही तो छोड़ना है, क्या हो जाएगा? यह सोचकर मैंने उस औरत से कहा, ठीक है अम्मा, बैठ जाओ, लेकिन पीछे नहीं, यहीं केबिन में बैठ जाओ। मैंने सोचा उसे अपनी नजरों के सामने रखना ही ठीक रहेगा। वो औरत बोली, नहीं बेटा, मैं तुम्हारे साथी के पास कैसे बैठूंगी, मैं पीछे माल के ऊपर ही बैठ जाऊंगी। मैंने कहा, अरे नहीं अम्मा, पीछे ठंड बहुत है, तुम यहीं बैठो, गोपी पीछे केबिन में जो सोने वाली सीट है वहां चला जाएगा। क्यों गोपी, चला जाएगा ना? गोपी ने बिना मेरी तरफ देखे बस सिर हिला दिया। उस बूढ़ी औरत ने अपना वो भारी सा काला बैग उठाया और मेरे पीछे वाली लंबी सीट पर बैठ गई। मैं अपनी ड्राइवर सीट पर बैठ गया और गोपी भी अपनी सीट पर ही बैठा रहा, पीछे नहीं गया। मुझे यह थोड़ा अजीब लगा, लेकिन मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मैंने ट्रक स्टार्ट किया और उसे वापस हाईवे पर ले आया। मैंने उस औरत से पूछा, हाँ अम्मा, कहाँ है तुम्हारा गांव? उसने कहा, बेटा बस आगे चलते रहो, जब मोड़ आएगा तो मैं बता दूंगी। मैंने ट्रक को गियर में डाला और हम उस सुनसान अंधेरी रात में एक अनचाहे मेहमान के साथ अपने सफर पर आगे बढ़ गए। मुझे नहीं पता था कि जिसे मैं एक मजबूर बुढ़िया समझकर मदद कर रहा हूं, वो असल में मौत की सौदागर है। और मेरा छोटा भाई जैसा दोस्त गोपी, जो मेरे बगल में बैठा था, वो अब गोपी नहीं रहा। उस रात मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी थी। मैंने मौत को खुद अपने ट्रक में लिफ्ट दी थी। दोस्तों, उस बूढ़ी औरत को ट्रक में बिठाकर हम लोग आगे बढ़ चुके थे। मेरे बगल में गोपी बैठा था और ठीक मेरे पीछे वाली सीट पर वो औरत अपने उस अजीब से काले बैग के साथ बैठी थी। हाईवे पर ट्रक दौड़ने लगा था, लेकिन केबिन के अंदर एक अजीब, अनकही खामोशी और तनाव का माहौल बन गया था। गोपी, जो टॉयलेट करने के बाद से लौटा था, तब से एक शब्द भी नहीं बोला था। वो बस चुपचाप खिड़की से बाहर अंधेरे में देख रहा था, जैसे बाहर कुछ ढूंढ रहा हो। उसका यह बर्ताव मुझे बहुत अजीब लग रहा था। मैंने माहौल को सामान्य करने की कोशिश करते हुए उससे पूछा, क्या हुआ गोपी, तबीयत तो ठीक है तेरी? पेट में अभी भी दर्द है क्या? उसने धीरे से अपना सिर मेरी तरफ घुमाया। अंधेरे में उसका चेहरा साफ नजर नहीं आ रहा था, लेकिन मुझे ऐसा लगा जैसे उसकी आंखें मुझ पर ही घड़ी हुई हैं। उसने कुछ कहा नहीं, बस धीरे से इनमें सिर हिला दिया। उसकी इस खामोशी से मुझे अब चिढ़ होने लगी थी। मैंने थोड़ा सख्त लहजे में कहा, मुंह में दही जम गया है क्या? जब से आया है चुपचाप बैठा है, कुछ तो बोल। इस बार भी उसने कोई जवाब नहीं दिया। वो वापस खिड़की से बाहर देखने लगा। मैंने गुस्से में स्टीयरिंग पर हाथ पटका और चुपचाप ट्रक चलाने लगा। मेरा ध्यान अब बार बार पीछे बैठी उस बूढ़ी औरत पर जा रहा था। वो भी बिल्कुल खामोश बैठी थी, न कोई हिलडुल, न कोई आवाज। ऐसा लग रहा था जैसे वो वहां है ही नहीं। ट्रक चलाते हुए करीब 15-20 मिनट और गुजर गए। तभी मुझे केबिन में एक अजीब सी गंध महसूस हुई। यह एक बहुत ही तीखी और सड़ी हुई सी महक थी, जैसे कोई जानवर मर गया हो और उसकी लाश सड़ रही हो। शुरू में मुझे लगा कि शायद बाहर सड़क पर कोई जानवर मरा पड़ा होगा जिसकी महक आ रही है। मैंने केबिन की खिड़की का शीशा थोड़ा और ऊपर चढ़ा लिया, लेकिन वो गंध जाने की बजाय और तेज होती गई। अब यह साफ था कि महक बाहर से नहीं, बल्कि ट्रक के केबिन के अंदर से ही आ रही थी। यह एक ऐसी बदबू थी जिसे बर्दाश्त करना मुश्किल था, जिससे मेरा सिर चकराने लगा। मैंने अपनी नाक सिकोड़ते हुए कहा, छी, ये कैसी बदबू है? गोपी, तुझे आ रही है? गोपी ने कोई जवाब नहीं दिया। वो वैसे ही मूर्ति की तरह बैठा रहा। मेरा शक अब पीछे बैठी उस बूढ़ी औरत पर गया। मैंने शीशे से उसे देखने की कोशिश की। वो वैसे ही शांत बैठी थी, अपनी गोद में उस काले बैग को रखे हुए। वो बदबू जैसे उसी बैग के आसपास से आ रही थी। मैंने हिम्मत करके उस औरत से पूछा, अम्मा, माफ करना, लेकिन
ये बदबू कैसी आ रही है? क्या तुम्हारे बैग में कुछ? मेरी बात पूरी होने से पहले ही वो औरत बोली, कुछ नहीं बेटा, वो खाने का सामान है, अपने पोते के लिए लेकर जा रही हूं। शायद रास्ते में गर्मी से थोड़ा खराब हो गया होगा। उसकी आवाज में वही मासूमियत और लाचारी थी। मैंने सोचा, हो सकता है वो सच कह रही हो। गांव देहात के लोग खाने पीने का सामान ऐसे ही पोटली में बांध कर ले जाते हैं। शायद कुछ मांस मछली जैसा होगा जो खराब हो गया होगा। मैंने अपने मन को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो सड़ांध वाली महक मेरे दिमाग में बैठ गई थी और मुझे अंदर तक परेशान कर रही थी। अब मेरा पूरा ध्यान उस औरत और उसके बैग पर था। मैं बार बार रियर व्यू मिरर से उसे देख रहा था। वो बिल्कुल स्थिर बैठी थी, जैसे कोई पत्थर की मूर्ति हो। उसकी आंखें बंद थीं, शायद वो सो रही थी। तभी मेरा ध्यान फिर से गोपी पर गया। वो अभी भी खिड़की से बाहर झांक रहा था, लेकिन इस बार उसके बाहर झांकने का अंदाज कुछ अलग था। वो बार बार बाहर झांकता और फिर एक नजर मुझ पर डालता। उसकी यह हरकत मुझे बहुत ही ज्यादा अजीब और डरावनी लगी। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे वो मेरा ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है या फिर बाहर किसी को कोई इशारा कर रहा है। अब मेरे सब्र का बांध टूट रहा था। मैंने ट्रक की रफ्तार थोड़ी धीमी की और गोपी का कंधा पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा। क्या नाटक लगा रखा है तूने, गोपी? मैं गुस्से में बोला। जब से आया है पागलों जैसी हरकतें कर रहा है। बाहर क्या देख रहा है बार बार, और ये चुप क्यों है? जैसे ही मैंने उसका कंधा पकड़ा, मुझे एक झटका सा लगा। उसका कंधा पत्थर की तरह सख्त और बर्फ की तरह ठंडा था। ऐसा लगा जैसे मैंने किसी इंसान को नहीं, बल्कि किसी लाश को छू लिया हो। मैं डर के मारे एक पल के लिए कांप गया। गोपी ने अपना चेहरा मेरी तरफ घुमाया। इस बार केबिन की हल्की रोशनी में मैंने उसका चेहरा देखा और मेरे रोंगटे खड़े हो गए। यह गोपी का चेहरा तो था, लेकिन उसकी आंखों में कोई भाव नहीं था। वो आंखें बिल्कुल खाली और बेजान थीं, जैसे कांच की गोलियां हों। उसके चेहरे पर एक अजीब सी हल्की सी मुस्कान थी, जो किसी भी तरह से दोस्ताना नहीं थी। वो एक बहुत ही डरावनी मुस्कान थी। मैं उसे घूरता रह गया। मेरा दिमाग सुन्न हो गया था। ये मेरा दोस्त, मेरा भाई गोपी नहीं हो सकता था। उसके साथ कुछ तो हुआ है। या तो वो बहुत बीमार है, या फिर ये गोपी है ही नहीं। ये ख्याल मेरे दिमाग में आते ही मेरे पूरे शरीर में डर की एक लहर दौड़ गई। मैं कुछ बोल पाता उससे पहले ही पीछे से उस बूढ़ी औरत की आवाज आई। क्या हुआ बेटा? क्यों परेशान कर रहे हो अपने साथी को? सोने दो उसे, थका हुआ होगा। उसकी आवाज सुनकर मैं बुरी तरह चौंक गया। मैंने आईने में देखा। वो औरत अब आंखें खोलकर मुझे ही घूर रही थी। उसकी आंखों में वही खामोश पथरीली ठंडक थी जो मैंने जाम में देखी थी। अब मैं समझ गया था, ये कोई इत्तेफाका नहीं है, ये सब कुछ जुड़ा हुआ है। उस औरत का जाम में मिलना, गोपी का अजीब व्यवहार, उसका अचानक गायब होना, और फिर इस औरत का उसी जगह पर मिलना, यह सड़ी हुई महक, और अब गोपी का यह बदला हुआ रूप। मैं किसी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका था। यह औरत और यह जो भी मेरे बगल में बैठा है, यह इंसान नहीं है। मेरे हाथ पैर कांपने लगे। स्टीयरिंग व्हील पर मेरी पकड़ ढीली पड़ गई। मुझे लगा कि मेरा दिल अभी फट जाएगा। मैं क्या करूं? ट्रक रोक दूं? चिल्लाऊं? भाग जाऊं? लेकिन भाग कर जाऊंगा कहां? इस सुनसान जंगल में मेरी मदद कौन करेगा? मैंने अपने डर पर काबू पाने की कोशिश की। मुझे शांत रहना होगा। अगर मैंने जरा सी भी घबराहट दिखाई तो ये लोग मुझे यहीं मार डालेंगे। मुझे कुछ सोचना होगा। यहां से निकलने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। मैंने गहरी सांस ली और वापस सड़क पर ध्यान लगाने की कोशिश की। मैंने ऐसे दिखाने की कोशिश की जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। मैंने गोपी के कंधे से अपना हाथ हटा लिया और ट्रक की रफ्तार फिर से बढ़ा दी। मैं चुपचाप ट्रक चलाता रहा, लेकिन मेरा दिमाग 1000 की रफ्तार से चल रहा था। मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा था, हे भोलेनाथ, हे मेरे शंकर भगवान, मुझे इस मुसीबत से निकालो। आज मेरी जान बचा लो। मैं सोच रहा था कि आखिर गोपी को हुआ क्या। वो झाड़ियों में गया और जब लौटा तो पूरी तरह बदल चुका था। क्या इस औरत ने उस पर कुछ कर दिया? क्या उसने असली गोपी को? नहीं, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। तभी मैंने उस औरत से पूछा, अम्मा, आपने कहा था आपका गांव पास में ही है, अभी तक आया नहीं? हम लोग तो काफी आगे आ गए हैं। मेरी आवाज में डर साफ झलक रहा था, जिसे मैं छुपा नहीं पा रहा था। उस औरत ने एक अजीब सी हंसी के साथ जवाब दिया, आ जाएगा बेटा, बस आ ही जाएगा। तुम बस चलते रहो, सही वक्त पर गांव आ जाएगा। उसकी हंसी सुनकर मेरे कान सुन्न हो गए। यह किसी इंसान की हंसी नहीं थी, यह बहुत ही भयानक और डरावनी थी।
अब यह साफ हो चुका था कि मैं किन्हीं शैतानी ताकतों के चंगुल में फंस चुका हूं और मेरा अगला पड़ाव कोई गांव नहीं बल्कि शायद मौत का कुआं होने वाला था। मेरे केबिन में दहशत का माहौल अपनी हदें पार कर चुका था और मैं अपनी जिंदगी की सबसे खतरनाक यात्रा पर निकल चुका था, जिसका अंत शायद मेरी मौत के साथ ही होना था। दोस्तों, अब तक मैं यह समझ चुका था कि मैं और मेरा ट्रक किसी शैतानी शक्ति के कब्जे में हैं। मेरे बगल में बैठा मेरा दोस्त गोपी अब वो गोपी नहीं था जिसे मैं जानता था, और मेरे पीछे बैठी वो बूढ़ी औरत किसी भी तरह से एक लाचार इंसान नहीं लग रही थी। केबिन में फैली लाश की सड़ांध और उन दोनों की भयानक खामोशी मेरे दिल में डर का एक ऐसा बवंडर पैदा कर रही थी जिसे मैं बयान नहीं कर सकता। मेरी एकमात्र उम्मीद अब भगवान शंकर थे, जिनका नाम मैं मन ही मन जप रहा था। मैंने उस औरत के कहने पर ट्रक चलाना जारी रखा। बस गांव आ ही जाएगा। उसकी यह बात मेरे कानों में किसी मजाक की तरह गूंज रही थी। मैं जानता था कि कोई गांव नहीं आने वाला। यह सब मुझे कहीं और ले जाने की एक साजिश थी। मैं बार बार रियर व्यू मिरर में उसे देख रहा था। वो अब भी अपनी गोद में वो काला बैग रखे हुए थी। उस बैग को देखकर ही मेरे अंदर एक अजीब सी घबराहट हो रही थी। वो सड़ी हुई महक उसी बैग से आ रही थी। यह बात अब पक्की हो चुकी थी। मैं अपने दिमाग में भागने का प्लान बना रहा था। क्या मैं चलते ट्रक से कूद जाऊं? लेकिन रफ्तार बहुत तेज थी। ऐसा करने पर मेरी हड्डियां भी नहीं मिलेंगी। क्या मैं ट्रक को किसी पेड़ से टकरा दूं? नहीं, उसमें भी मरने का पूरा खतरा था और ये शैतानी ताकतें शायद फिर भी बच जाएं। मुझे कोई ऐसा तरीका चाहिए था जिससे मैं भी बचूं और इनके चंगुल से आजाद भी हो जाऊं। मैं इन्हीं ख्यालों में खोया हुआ था कि तभी मुझे एक धीमी लगातार कुछ टपकने की आवाज सुनाई दी, जैसे पानी की कोई बूंद कहीं से टपक रही हो। मैंने सोचा शायद इंजन में कोई गड़बड़ी है या बाहर बारिश शुरू हो गई है। मैंने बाहर देखा, आसमान बिल्कुल साफ था। मैंने ध्यान से सुनने की कोशिश की। आवाज केबिन के अंदर से ही आ रही थी। वो आवाज पीछे वाली सीट की तरफ से आ रही थी। मेरा दिल धड़क उठा। मैंने धीरे से रियर व्यू मिरर को एडजस्ट किया ताकि मैं पीछे की सीट को ठीक से देख सकूं। जो मैंने देखा उसे देखकर मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वो बूढ़ी औरत अपनी गोद में जो काला बैग रखी हुई थी, उसके कोने से खून टपक रहा था। जी हां, खून। गहरे लाल रंग का गाढ़ा खून जो बूंद बूंद करके ट्रक के फर्श पर गिर रहा था। वो टपकने की आवाज उसी खून के गिरने की थी। फर्श पर अब तक एक छोटा सा लाल धब्बा बन चुका था। ये मंजर देखते ही मेरे हाथ पैर सुन्न पड़ गए। मेरे मुंह से एक चीख निकलते निकलते रह गई। तो ये थी वो खाने के सामान की सड़ांध। ये खून था, किसी का ताजा खून। मेरा दिमाग काम करना बंद कर दिया। ये किसका खून हो सकता है? और तभी मेरे दिमाग में एक भयानक ख्याल कौन था जिसने मेरी आत्मा को अंदर तक झकझोर कर रख दिया। गोपी, मेरा दोस्त गोपी, जो टॉयलेट करने गया था और वापस नहीं लौटा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। भगवान, ऐसा मत करना। मैं कांपते हुए हाथों से ट्रक चला रहा था। मेरी नजरें बार बार उस टपकते हुए खून और मेरे बगल में बैठे उस नकली गोपी पर जा रही थी। तभी उस बूढ़ी औरत को शायद अंदाजा हो गया कि मैंने खून देख लिया है। उसने एक बहुत ही डरावनी आवाज में कहा, क्या हुआ बेटा, इतना घबरा क्यों रहा है? लगता है मटन का खून रिस रहा है। पोटली ठीक से नहीं बांधी थी। उसने मटन शब्द को इस तरह चबाकर बोला कि मेरे शरीर का सारा खून जम गया। यह किसी जानवर का खून नहीं था, यह मैं जानता था। अब मुझे उस बैग के अंदर देखने की हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन मेरी बदकिस्मती कि मुझे वो भी देखना पड़ा। उस बैग का मुंह जहां से खून टपक रहा था वो थोड़ा सा खुला हुआ था, और उस हल्की सी दरार से जो चीज मुझे नजर आ रही थी वो किसी इंसान की कटी हुई उंगलियां थीं। उन उंगलियों में से एक उंगली में चांदी की एक अंगूठी थी, वैसी ही अंगूठी जैसी गोपी पहनता था। अब कोई शक नहीं बचा था। मेरे दोस्त, मेरे भाई को इन दरिंदों ने मार डाला था और उसकी लाश के टुकड़े करके इस बैग में भर लिए थे, और मैं बदनसीब उसी लाश को अपने ट्रक में ढो रहा था। यह एहसास होते ही मेरे आंखों से आंसू बहने लगे। मेरा गुस्सा, मेरा डर, मेरी लाचारी सब एक साथ बाहर आ गए। मैं उस नकली गोपी पर चिल्लाना चाहता था, उस औरत को ट्रक से बाहर फेंक देना चाहता था, लेकिन मैं बेबस था। मैं दो शैतानों के बीच में फंसा हुआ था और अगला नंबर मेरा ही था। अब मेरा दिमाग पूरी तरह से खाली हो चुका था। भागने के सारे प्लान, बचने की सारी उम्मीदें सब खत्म हो चुकी थीं। मैं बस एक जिंदा लाश की तरह स्टीयरिंग पकड़े बैठा था।
अपनी मौत का इंतजार कर रहा था। तभी मेरे बगल में बैठे उस नकली गोपी ने हरकत की। उसने अपना हाथ बढ़ाया और डैशबोर्ड पर रखे पानी के बोतल को उठाया। मैंने उसकी इस हरकत को सहमी हुई नजरों से देखा। जैसे ही उसने बोतल पकड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, मेरी नजर उसकी हथेली और उंगलियों पर पड़ी। जो मैंने देखा वो खून और लाश के टुकड़ों से भी ज्यादा भयानक था। वो हाथ गोपी का नहीं था। गोपी के हाथ सांवले और मजबूत थे, एक मेहनतकश ड्राइवर के हाथ। लेकिन यह हाथ किसी बूढ़े आदमी का था। उस पर झुर्रियां पड़ी हुई थीं, त्वचा डीली और बेजान थी, और उसके नाखून, हे भगवान, उसके नाखून बड़े बड़े, पीले और अंदर मैल से भरे हुए थे। वो किसी इंसान के नाखून नहीं लग रहे थे, बल्कि किसी जानवर के पंजे लग रहे थे। यह आखिरी कील थी मेरे ताबूत में। अब यह पूरी तरह से साफ हो गया था। मेरे बगल में जो बैठा है वो गोपी के रूप में कोई और है, कोई बूढ़ा आदमी, और पीछे बैठी है वो बूढ़ी औरत। ये दोनों एक साथ हैं। शायद ये पति पत्नी हैं। ये कोई इंसान नहीं, बल्कि आदमखोर डायन और पिशाच हैं। इन्होंने मेरे दोस्त को मार दिया और अब ये मुझे मारने वाले हैं। मेरा पूरा शरीर कांप रहा था। डर के मारे मेरा गला सूख गया था। मैं अब ट्रक नहीं चला पा रहा था। मेरे पैर ब्रेक और एक्सीलरेटर पर कांप रहे थे। ट्रक सड़क पर लहराने लगा। पीछे से उस औरत की हंसी सुनाई दी। हाँ, लगता है ड्राइवर साहब बहुत डर गए हैं। अरे बेटा, इतना क्यों डरता है? हम तो मेहमान हैं तेरे, और मेहमान भगवान का रूप होते हैं। कौन हो तुम लोग? मेरी आवाज किसी तरह मेरे गले से निकली। क्या किया तुमने मेरे गोपी के साथ? मेरे बगल में बैठा वो बूढ़ा पिशाच मेरी तरफ घूमा। उसकी बेजान आंखों में अब एक शैतानी चमक थी। उसने अपना मुंह खोला और जो आवाज निकली वो गोपी की नहीं, बल्कि एक भारी, खुरदरी और मर्दाना आवाज थी। तेरा गोपी? वो तो अब हमारे पेट में पहुंचने वाला है, और जल्दी ही तू भी उसके पास पहुंच जाएगा। ये कहते हुए उसने और पीछे बैठी उस डायन ने जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया। उनकी हंसी इतनी भयानक थी कि जैसे केबिन की चादरें भी फट जाएंगी। मैं समझ गया था कि अब खेल खत्म हो चुका है। बचने का कोई रास्ता नहीं है। आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है। मैं बस आंखें बंद करके अपनी मौत का इंतजार करने लगा। दोस्तों, उस एक पल में मेरे लिए सब कुछ खत्म हो गया था। यह जानने के बाद कि मेरे दोस्त गोपी को बेरहमी से मार दिया गया है और उसकी लाश के टुकड़े मेरे ही ट्रक में हैं, और मेरे बगल में उसका रूप धरे कोई बूढ़ा पिशाच बैठा है। मेरी सोचने समझने की शक्ति जवाब दे गई थी। मैं जान चुका था कि मैं अगला शिकार हूं, और अब यहां से जिंदा बचकर निकलना नामुमकिन है। उन दोनों की शैतानी हंसी मेरे कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतर रही थी। मैं डर के मारे आंखें बंद किए स्टीयरिंग को कसकर पकड़े हुए था। ट्रक अब खतरनाक तरीके से सड़क पर लहरा रहा था। मुझे लगा कि मैं अभी किसी पेड़ से टकरा जाऊंगा और मेरी दर्दनाक मौत हो जाएगी। शायद यही बेहतर होता। उन दरिंदों के हाथों मरने से तो अच्छा ही था। तभी उस बूढ़े पिशाच ने अपना वो झुर्रियों वाला, लंबे नाखूनों वाला हाथ मेरे कंधे पर रखा। उसके स्पर्श में ऐसी ठंडक थी जैसे किसी ने बर्फ की सिल्ली रख दी हो। मैं बुरी तरह से सिहर उठा। ट्रक रोक! उसने अपनी उसी खुरदरी आवाज में हुक्म दिया। अब और चलाने की जरूरत नहीं, मंजिल आ गई है। मैं जानता था कि कौन सी मंजिल की बात हो रही है। मैंने कांपते हुए पैरों से ब्रेक पर दबाव डाला और ट्रक को एक झटके के साथ सड़क के बीचों बीच रोक दिया। इंजन अभी भी चालू था और हेडलाइट्स की रोशनी सामने घने जंगल को रोशन कर रही थी। मैंने डरते डरते अपनी आंखें खोली। वो दोनों मुझे ही घूर रहे थे। अब उनके चेहरों पर वो मासूमियत का नकाब नहीं था। उनकी आंखों में सिर्फ और सिर्फ शैतानियत और खून की प्यास दिख रही थी। मैंने अपनी बची खुची हिम्मत को समेटकर पूछा, क्यों किया तुमने ऐसा? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? वो गोपी वो तो बेचारा। मेरी आवाज भर्रा गई। पीछे बैठी वो डायन जहरीली हंसी के साथ बोली, बिगाड़ा था? तेरे उस दोस्त ने बहुत कुछ बिगाड़ा था। उसने मुझे भूखी प्यासी को दुत्कारा था। उसने मेरी बेइज्जती की थी। हम जैसों को जब कोई ठुकराता है तो हम उसे नहीं छोड़ते। हम उसकी आत्मा तक को नोचकर खा जाते हैं। अब मुझे जाम वाली वो घटना याद आई। गोपी का उस भिखारिन को भगाना। तो क्या वो भिखारिन यही थी? ये कैसे हो सकता है? वो डायन जैसे मेरे मन की बात समझ गई हो। वो बोली, हाँ, वो मैं ही थी, लेकिन तेरे दोस्त ने मुझे पहचानने में गलती कर दी। उसने सोचा मैं एक लाचार बुढ़िया हूं, लेकिन अब उसे पता चल गया होगा कि मैं कौन हूं। अब सारी कड़ियां जुड़ रही थीं। यह सब एक बदला था, एक छोटी सी बेइज्जती का इतना भयानक बदला। मैंने कांपते हुए कहा, तो
तो तुम लोगों ने उसे मार दिया और अब मुझे भी मार दोगे? बिल्कुल, वो बूढ़ा पिशाच गुर्राया। लेकिन तुझे इतनी आसानी से नहीं मारेंगे, तुझे तड़पा तड़पा कर मारेंगे। तेरी हर एक चीख में हमें मजा आएगा। ये कहते हुए उन दोनों के चेहरों ने बदलना शुरू कर दिया। यह मेरी जिंदगी का सबसे खौफनाक मंजर था। मेरे बगल में बैठे उस नकली गोपी का चेहरा पिघलने लगा, उसकी त्वचा लटकने लगी, आंखें गड्ढों में धंसने लगीं और नाक की जगह सिर्फ 2 छेद रह गए। कुछ ही पलों में गोपी का चेहरा पूरी तरह से गायब हो गया और उसकी जगह एक बहुत ही भयानक, झुर्रियों वाले और क्रूर बूढ़े आदमी का चेहरा उभर आया। उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह जल रही थीं और उसके मुंह से नुकीले पीले दांत बाहर निकल रहे थे। और पीछे बैठी वो औरत, हे मेरे भगवान, उसका रूप तो और भी ज्यादा भयानक था। उसका चेहरा लंबा होकर खींचने लगा, त्वचा काली और सूखी पड़ गई, जैसे जल गई हो। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद हो गई थीं और उनमें कोई पुतली नहीं थी। उसके बाल जो अब तक बिखरे हुए थे, वो हवा में ऐसे लहराने लगे जैसे सांप हों। वो अब एक बूढ़ी औरत नहीं, बल्कि साक्षात एक डायन लग रही थी, जैसी कहानियों में सुना करते थे। उनका असली रूप देखकर मेरी चीख निकल गई। मैं पागल हो गया। मैंने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन उस बूढ़े पिशाच ने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसकी पकड़ लोहे की तरह मजबूत थी। कहां भाग रहा है? वो गुर्राया। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। तभी वो डायन अपनी सीट से उठी और उस खून से सने काले बैग को उसने एक तरफ फेंका। वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगी। उसके बड़े बड़े नाखून किसी चाकू की तरह चमक रहे थे। पहले इसका खून कौन पिएगा? उसने उस बूढ़े पिशाच से पूछा। पहले तू अपना बदला पूरा कर, वो पिशाच बोला। इसे बता दे कि हम जैसों से उलझने का अंजाम क्या होता है। वो डायन मेरे बिल्कुल करीब आ गई। उसके शरीर से वही सड़ी हुई लाश की बदबू आ रही थी, लेकिन अब वो 1000 गुना ज्यादा तेज थी। मेरे लिए सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। उसने अपना एक हाथ उठाया, जिसके नाखून कम से कम 4-5 इंच लंबे थे, और मेरी गर्दन की तरफ बढ़ाया। मैं पूरी तरह बेबस था। मैं छटपटा रहा था, लेकिन उस पिशाच की पकड़ से खुद को छुड़ा नहीं पा रहा था। मेरी मौत मेरी आंखों के सामने खड़ी थी। मैं समझ गया था कि अब मेरे जीवन के कुछ ही पल बचे हैं। मैंने आंखें बंद कर लीं और अपने भगवान शंकर को याद किया। हे महादेव, हे भोलेनाथ, अगर मेरे जीवन में मैंने कभी कोई पुण्य किया है तो आज मेरी रक्षा करो। मुझे इन राक्षसों से बचा लो प्रभु। मैं मन ही मन गिड़गिड़ा रहा था। शायद मेरी पुकार उन तक पहुंच गई थी। जैसे ही उस डायन के नुकीले नाखून मेरी गर्दन को छूने वाले थे, उस बूढ़े पिशाच ने, जिसने मुझे पीछे से पकड़ रखा था, अचानक एक झटके के साथ अपना हाथ मेरे गले से हटा लिया। उसने दर्द में ऐसी चीख मारी जैसे उसे किसी ने आग लगा दी हो। मैंने चौंक कर आंखें खोली। वो पिशाच अपना हाथ पकड़कर तड़प रहा था। उसके हाथ से धुआं निकल रहा था, जैसे वो किसी गर्म चीज से जल गया हो। तभी मेरी नजर अपनी गर्दन पर गई। मैंने हमेशा से अपने गले में भगवान शंकर का एक पंचमुखी रुद्राक्ष माला पहना हुआ था। यह मुझे मेरी मां ने दिया था और कहा था कि यह हर बुरी नजर और हर बुरी ताकत से मेरी रक्षा करेगा। आज तक मैं इसे बस एक आस्था की चीज मानता था, लेकिन आज मुझे इसकी शक्ति का एहसास हुआ। जैसे ही उस पिशाच का हाथ मेरे रुद्राक्ष से छुआ, वो जल उठा। वो डायन भी यह देखकर एक पल के लिए पीछे हट गई। मुझे एक मौका मिल गया था। उस पिशाच की पकड़ अब ढीली पड़ चुकी थी। मेरे अंदर अचानक कहां से इतनी हिम्मत और ताकत आ गई, मैं नहीं जानता। शायद वो मेरे महादेव की ही शक्ति थी। मैंने पूरी ताकत से उस डायन के पेट में अपनी लात मारी। वो संतुलन खोकर पीछे की तरफ गिरी और उसी पल मैंने अपनी पूरी जान लगाकर उस पिशाच को एक जोरदार धक्का दिया और ट्रक का दरवाजा खोलकर बाहर कूद गया। मैं जमीन पर गिरा। मेरे घुटनों और कोहनियों में चोट आई, लेकिन मुझे दर्द का कोई एहसास नहीं था। मैं उठा और बिना पीछे देखे अपनी जिंदगी के लिए दौड़ने लगा। मैं उस हाईवे पर अंधेरे में भाग रहा था और पीछे से उन दोनों की दर्दनाक और गुस्से से भरी चीखें आ रही थीं। मैंने भागते हुए ट्रक का दरवाजा बाहर से बंद करने की कोशिश की, लेकिन हड़बड़ी में वो ठीक से बंद हुआ या नहीं, मुझे नहीं पता। मैं बस भाग रहा था। बचाओ, कोई है, मदद करो, मैं जोर जोर से चिल्ला रहा था। मेरी सांस फूल रही थी, मेरे फेफड़े फट रहे थे, लेकिन मैं रुका नहीं। मुझे पता था कि अगर मैं रुका तो मैं मारा जाऊंगा। वो मुझे छोड़ेंगे नहीं। मैं भागता रहा और मन में सिर्फ एक ही नाम जप रहा था, हर हर महादेव, हर हर महादेव। दोस्तों, मैं उस सुनसान हाईवे पर अपनी जिंदगी के लिए ऐसे दौड़ रहा था जैसे मेरे पीछे साक्षात मौत दौड़ रही हो, और शायद दौड़ भी रही थी।
उस डायन और पिशाच की गुस्से और दर्द से भरी चीखें अभी भी मेरे कानों में गूंज रही थीं। मुझे नहीं पता था कि मैं कहां जा रहा हूं, बस मैं अंधेरे में भागे जा रहा था। मेरे गले में पड़ी रुद्राक्ष की माला ही मेरी एकमात्र हिम्मत थी। मुझे एहसास हो गया था कि आज अगर मैं जिंदा हूं तो सिर्फ उसी की वजह से। मेरे फेफड़े जवाब दे रहे थे। टांगों में अब और दौड़ने की हिम्मत नहीं बची थी। हर एक सांस के साथ मेरे सीने में एक तेज दर्द उठ रहा था। मैंने एक बार डरते डरते पीछे मुड़कर देखा। मेरा ट्रक सड़क के बीचों बीच खड़ा था। उसकी हेडलाइट्स अभी भी जल रही थीं। मुझे ट्रक के केबिन के अंदर कोई हिलडुल नजर नहीं आई। क्या वो अभी भी अंदर ही हैं या वो मेरे पीछे आ रहे हैं? ये सोचकर ही मेरे पैरों में फिर से जान आ गई और मैं और तेजी से दौड़ने लगा। मैं चिल्ला रहा था, बचाओ, मदद करो, कोई है। लेकिन मेरी आवाज उस घने जंगल और खामोशी में खोकर रह जाती थी। दूर दूर तक कोई गांव, कोई ढाबा, कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था। मैं पूरी तरह से अकेला और बेबस था। मुझे लगने लगा था कि मैं ज्यादा देर तक नहीं दौड़ पाऊंगा, वो मुझे पकड़ ही लेंगे। तभी मुझे दूर अंधेरे में एक हल्की सी रोशनी टिमटिमाती हुई दिखाई दी। पहले तो मुझे लगा कि यह मेरा वहम है या शायद वो शैतान मुझे भरमाने के लिए कोई नई चाल चल रहे हैं। लेकिन नहीं, वो रोशनी धीरे धीरे मेरी तरफ ही आ रही थी। वो एक गाड़ी की हेडलाइट्स थी। मेरी आंखों में उम्मीद की एक किरण जागी। कोई तो है, कोई आ रहा है। मैंने अपनी बची खुची सारी ताकत को समेटा और उस रोशनी की तरफ दौड़ने लगा। मैं अपने दोनों हाथ हवा में हिला रहा था और जोर जोर से चिल्ला रहा था, रुको, गाड़ी रोको, मेरी मदद करो। जैसे जैसे वो गाड़ी पास आ रही थी, मेरी धड़कनें तेज होती जा रही थीं। कृपया रुक जाना, भगवान करे ये गाड़ी रुक जाए। अगर ये गाड़ी नहीं रुकी तो मैं मर जाऊंगा। गाड़ी तेजी से मेरी तरफ आ रही थी। मुझे डर था कि कहीं ड्राइवर मुझे देख न पाए और गाड़ी मुझ पर चढ़ा दे। मैं सड़क के बिल्कुल बीच में आ गया और अपने दोनों हाथ फैलाकर खड़ा हो गया। गाड़ी मेरे बिल्कुल करीब आकर एक जोरदार ब्रेक के साथ रुकी। उसके टायर सड़क पर घिसटने की तेज आवाज आई। वो एक पुलिस की जीप थी। जीप के ऊपर लगी लाल नीली बत्ती घूम रही थी। मेरी जान में जान आई। पुलिस, अब मैं बच जाऊंगा। जीप में से 2 पुलिस वाले उतरे। वो दोनों हट्टे कट्टे और रौबदार लग रहे थे। उनमें से एक, जो शायद सीनियर था, उसने मुझ पर टॉर्च की रोशनी डाली और गुस्से से बोला, ओए, मरना है क्या? गाड़ी के सामने क्यों आ गया? कौन है तू? मैं दौड़ता हुआ, हांफता हुआ उनके पास गया और उनके पैरों में गिर पड़ा। मैं रो रहा था, साहब मेरी जान बचा लीजिए, मुझे मार डालेंगे वो लोग। दूसरा पुलिस वाला, जो उम्र में कम लग रहा था, उसने मुझे उठाया और कहा, अरे शांत हो जा, कौन मार डालेगा तुझे? क्या हुआ है? मैंने कांपती हुई आवाज में कहा, साहब, मेरे ट्रक में चुड़ैल है, एक डायन और एक पिशाच। उन्होंने मेरे दोस्त को मार दिया और अब वो मुझे मारने वाले थे। मैं बड़ी मुश्किल से भागकर आया हूं। मेरी बात सुनकर वो दोनों पुलिस वाले एक दूसरे का मुंह देखने लगे। सीनियर वाले ने मेरे मुंह के पास आकर सूंघने की कोशिश की और बोला, दारू पी रखी है क्या? क्या बकवास कर रहा है? चुड़ैल और पिशाच? नहीं साहब, मैं सच कह रहा हूं, भगवान की कसम, मैंने अपनी आंखों से देखा है। मैं गिड़गिड़ाया, मेरा ट्रक पीछे खड़ा है, वो दोनों उसी के अंदर हैं। प्लीज मेरा यकीन कीजिए। मेरे कपड़े फटे हुए थे, शरीर पर हल्की खरोंचें थीं और मैं बुरी तरह से डरा हुआ था। शायद मेरी हालत देखकर उन्हें मुझ पर थोड़ा यकीन हुआ। सीनियर ऑफिसर ने अपने साथी से कहा, यादव, जीप घुमा, देखते हैं क्या मामला है। हो सकता है कोई लुटेरे हों और ये डर के मारे कुछ भी बक रहा है। मैं उनके साथ जीप में बैठ गया। उन्होंने जीप घुमाई और मेरे ट्रक की तरफ चलने लगे। मैं बुरी तरह से कांप रहा था। मुझे डर था कि जब हम वहां पहुंचेंगे तो वो दोनों वहां से गायब हो चुके होंगे और पुलिस वाले मुझे ही झूठा समझकर पकड़ लेंगे। जैसे जैसे हम ट्रक के नजदीक पहुंच रहे थे, मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। ट्रक अभी भी वैसे ही सड़क के बीच में खड़ा था। उसकी हेडलाइट्स जल रही थीं। पुलिस वालों ने जीप को ट्रक से थोड़ी दूरी पर रोका। सीनियर ऑफिसर ने अपनी सर्विस रिवॉल्वर निकाल ली। तुम यहीं रुको, उन्होंने मुझसे कहा, हम देख कर आते हैं। वो दोनों पुलिस वाले टॉर्च की रोशनी में धीरे धीरे सावधानी से ट्रक की तरफ बढ़ने लगे। मैं जीप के अंदर बैठा, सांस रोके हुए यह सब देख रहा था। एक पुलिस वाला ड्राइवर साइड की तरफ गया और दूसरा खलासी साइड। उन्होंने दरवाजे पर अपनी बंदूक से ठक ठक किया। कौन है अंदर? बाहर निकलो। कोई जवाब नहीं आया। उन्होंने हिम्मत करके दरवाजा खोलने की कोशिश की। दरवाजा लॉक नहीं था। उन्होंने दरवाजा खोला
और टॉर्च की रोशनी अंदर मारी। मैं दूर से ही देखने की कोशिश कर रहा था। कुछ देर तक वो लोग अंदर झांकते रहे, फिर उन्होंने एक दूसरे को देखा और मेरी तरफ आए। सीनियर ऑफिसर का चेहरा गुस्से से लाल था। वो मेरे पास आया और बोला, कहाँ है चुड़ैल? वहां तो कोई भी नहीं है, केबिन बिल्कुल खाली है। क्या? मैं सदमे में बोला, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो वहीं थे, मैंने खुद उन्हें। चुप कर, वो चिल्लाया, हमारा टाइम खराब कर रहा है। लगता है तूने ज्यादा ही पी ली है या कोई नशा कर रखा है। चल थाने चल, सुबह जब नशा उतरेगा तब बात करेंगे। साहब प्लीज मेरी बात का यकीन कीजिए। मैं रोने लगा। वो कोई इंसान नहीं है, वो गायब हो सकते हैं। आप केबिन ठीक से चेक कीजिए, वहां खून होगा, मेरे दोस्त की लाश का बैग होगा। मेरी बात सुनकर यादव नाम का पुलिस वाला बोला, साहब एक बार ठीक से देख लेते हैं, यह आदमी बहुत डरा हुआ लग रहा है, हो सकता है सच में कोई वारदात हुई हो। सीनियर ऑफिसर कुछ सोचते हुए वापस ट्रक की तरफ गया। इस बार वो खुद केबिन के अंदर चढ़ा। उसने पूरी केबिन की तलाशी ली, डैशबोर्ड, सीटों के नीचे, पीछे सोने वाली जगह, हर कोना छान मारा। कुछ मिनट बाद वो बाहर निकला और बोला, न कोई खून है न कोई बैग, सब कुछ साफ है। ये आदमी हमें बेवकूफ बना रहा है। अब मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं था। मैं जानता था कि वो शैतानी ताकतें थीं, उन्होंने अपने सारे सबूत मिटा दिए थे। अब कोई मेरा यकीन नहीं करेगा। पुलिस वालों ने फैसला किया कि वो मुझे थाने ले जाएंगे। एक पुलिस वाला मेरा ट्रक चलाकर थाने लाएगा और मैं उनकी जीप में रहूंगा। मैं हारा हुआ, टूटा हुआ उनकी जीप में बैठ गया। मेरी कहानी का अंत हो चुका था। मेरा दोस्त मारा गया और मैं अकेला रह गया, एक ऐसी सच्चाई के साथ जिस पर दुनिया में कोई यकीन नहीं करेगा। जीप थाने की तरफ चल पड़ी और मेरा ट्रक, जिसमें कुछ देर पहले मौत का नंगा नाच हुआ था, वो हमारे पीछे पीछे आ रहा था। मैं बस खिड़की से बाहर अंधेरे में देखता रहा, ये सोचते हुए कि वो डायन और पिशाच अब कहाँ होंगे। क्या वो मुझे देख रहे हैं? क्या वो फिर वापस आएंगे? इन सवालों ने मुझे रात भर सोने नहीं दिया। दोस्तों, उस रात मैं पुलिस स्टेशन की एक ठंडी बेंच पर बैठा रहा। मेरे शरीर में जो डर बैठा था वो किसी भी तरह से कम नहीं हो रहा था। बार बार वो भयानक चेहरे, वो खून से सन्ना बैग और मेरे दोस्त गोपी की याद मुझे तड़पा रही थी। पुलिस वालों ने मुझसे कुछ सवाल जवाब किए, लेकिन जब मैंने उन्हें वही कहानी सुनाई तो उन्होंने मुझे पागल समझकर छोड़ दिया। उनका मानना था कि या तो मैंने बहुत ज्यादा शराब पी ली थी या फिर लंबे समय तक ट्रक चलाने की वजह से मेरा दिमाग थक गया था और मैं अजीब अजीब चीजें कल्पना कर रहा था। उन्होंने मुझसे मेरे मालिक का नंबर लिया और उनसे बात की। मालिक ने बताया कि मैं एक भरोसेमंद ड्राइवर हूं और कभी शराब नहीं पीता। यह सुनकर पुलिस वाले भी सोच में पड़ गए, लेकिन उनके पास कोई सबूत नहीं था, इसलिए वो भी कुछ नहीं कर सकते थे। सुबह हुई। सूरज की पहली किरण के साथ उन्होंने मुझे जाने दिया। सीनियर ऑफिसर ने मुझे जाते जाते सलाह दी, देखो शंकर, हम समझते हैं कि ड्राइवरी का काम थका देने वाला होता है, तुम कुछ दिन आराम करो। और हाँ, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा दोस्त गोपी सच में गायब है तो उसके घर वालों को इत्तला कर दो और एक गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवा दो। हम अपनी तरफ से जांच करेंगे। उनकी बात में हमदर्दी थी, लेकिन मैं जानता था कि कोई भी जांच गोपी को वापस नहीं ला सकती। उसका क्या हुआ यह सिर्फ मैं जानता था, और शायद वो दो शैतान। मैं भारी कदमों से पुलिस स्टेशन से बाहर निकला। मेरा ट्रक बाहर ही खड़ा था। उसे देखकर ही मेरे अंदर एक सिहरन दौड़ गई। मैं उस ट्रक में दोबारा बैठना नहीं चाहता था, लेकिन मेरे पास कोई और चारा नहीं था। मुझे दिल्ली माल पहुंचाना था। मैंने हिम्मत करके ट्रक का दरवाजा खोला और केबिन में बैठ गया। अंदर सब कुछ सामान्य था, कोई खून नहीं, कोई बदबू नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे कल रात कुछ हुआ ही नहीं था। क्या वो सब सच में मेरा वहम था? क्या मैं पागल हो गया था? नहीं, मेरे गले में मौजूद रुद्राक्ष की माला और मेरे शरीर पर लगी खरोंचें इस बात की गवाह थीं कि जो भी हुआ वो हकीकत था। मैंने भगवान का नाम लेकर ट्रक स्टार्ट किया और दिल्ली की तरफ चल पड़ा। पूरा रास्ता मैं खामोशी से ट्रक चलाता रहा। बगल वाली सीट खाली थी और यह खालीपन मुझे खाए जा रहा था। हर थोड़ी देर में मुझे ऐसा लगता जैसे गोपी मुझे आवाज दे रहा है या फिर मुझे उस डायन की हंसी सुनाई देती। जैसे तैसे मैं दिल्ली पहुंचा, माल उतारा और सीधा अपने मालिक के पास गया। मैंने उन्हें इस्तीफा दे दिया। मैंने उनसे कहा कि मैं अब और ट्रक नहीं चला सकता। उन्होंने वजह पूछी, लेकिन मैं उन्हें क्या बताता। मैंने बस कह दिया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती। उसके बाद मैं गोपी के गांव गया। उसके बूढ़े माँ बाप को जब मैंने बताया कि गोपी कहीं लापता हो गया है तो वो लोग टूट गए। मैंने उन्हें पूरी सच्चाई बताने की हिम्मत नहीं की।
मैं उनसे कैसे कहता कि आपके बेटे को एक डायन ने मारकर खा लिया। वो मुझे ही कातिल समझते। मैंने बस इतना कहा कि वो रात में टॉयलेट करने के लिए उतरा था और उसके बाद वापस नहीं आया। मैंने और पुलिस ने उसे बहुत ढूंढा, लेकिन वो नहीं मिला। मैंने गोपी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई। पुलिस ने कुछ दिन जांच की, लेकिन जब उन्हें कुछ नहीं मिला तो उन्होंने फाइल बंद कर दी। गोपी हमेशा के लिए एक राज बनकर रह गया। उस घटना ने मुझे पूरी तरह से तोड़ दिया था। मैं महीनों तक घर से बाहर नहीं निकला। मुझे रात में नींद नहीं आती थी। सपने में मुझे वही खौफनाक मंजर दिखाई देते थे। मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि वो डायन और पिशाच मुझे देख रहे हैं और एक दिन वो मुझे लेने जरूर आएंगे। समय हर जख्म को भर देता है, ऐसा लोग कहते हैं। शायद कुछ हद तक यह सच भी है। धीरे धीरे मैंने अपनी जिंदगी को पटरी पर लाने की कोशिश की। मैंने ट्रक चलाना पूरी तरह से छोड़ दिया और अपने गांव में ही एक छोटी सी दुकान खोल ली। मैंने शादी कर ली, मेरे बच्चे हुए, लेकिन वो जख्म जो उस रात मेरे दिल और आत्मा पर लगा था, वो आज तक नहीं भरा। आज भी इतने सालों बाद जब मैं किसी हाईवे से गुजरता हूं तो मेरे हाथ पैर कांपने लगते हैं। मैं कभी किसी बूढ़े या लाचार इंसान को देखकर भी गाड़ी नहीं रोकता। लोग मुझे पत्थर दिल कहते हैं, लेकिन वो नहीं जानते कि मैंने क्या देखा है। और सबसे अजीब बात, उस दिन पुलिस स्टेशन से निकलने के बाद जब मैं अपने ट्रक की सफाई कर रहा था तो मुझे ड्राइवर सीट के नीचे एक कोने में गोपी की वो चांदी की अंगूठी मिली थी। वही अंगूठी जो मैंने उस रात उस खून से सने बैग में कटी हुई उंगलियों में देखी थी। वो अंगूठी आज भी मेरे पास है। यह एक सबूत है कि जो हुआ वो हकीकत था। यह एक याद है कि कैसे एक छोटी सी गलती, एक छोटी सी बद्दुआ किसी की जिंदगी को जहन्नुम बना सकती है। यह कहानी है मेरे दोस्त गोपी की, जिसे इस दुनिया का इंसाफ तो नहीं मिला, लेकिन मुझे उम्मीद है कि भगवान के घर में उसे शांति जरूर मिली होगी। और मैं आज भी उस रात के साए में जी रहा हूं और शायद अपनी आखिरी सांस तक जीता रहूंगा। तो दोस्तों, यह कहानी यही खत्म हुई। अब जिन भाइयों ने अपना नाम वीडियो में कमेंट किया था उनका नाम लेते हैं। अमित लहरे भाई बिलासपुर छत्तीसगढ़ से, प्रमोद भाई बिहार से, अर्जुन भाई महाराष्ट्र सतारा से, सोनू पनियामू भाई कानपुर देहात से, दिलीप कुमार राणा भाई गोरखपुर से, इरफान कनौजिया भाई राजुला गुजरात से, राहुल कुमार शर्मा भाई ओडिशा से, मुकेश गुप्ता भाई बिहार से, बालेश्वर भाई ओडिशा से, वीरू ठाकुर भाई ग्वालियर मध्य प्रदेश से, रिजवान भाई सऊदी दमन से, सईद खान भाई पाकिस्तान से, राजा भाई किशनगंज बिहार से, यूसुफ भाई कानपुर से, अवनीत जानवी और मानसी जालंधर पंजाब से, दीप ढिल्लोन भाई चंडीगढ़ से, प्रभाकर भाई नासिक महाराष्ट्र से, नीलेश पटेल भाई मध्य प्रदेश से, सुमित्रा रिमझिम, सुमन और रोहन भाई कोलकाता से, महेंद्र कुमार भाई न्यू दिल्ली से, प्रांजल ब्राह्मण भाई असम गुवाहाटी से, रियाज भाई मंसूरी नासिक से, कुमारस पात्रा भाई ओडिशा से, मजीद भाई मालदीव से, अब्दुल रहीम भाई असम से, जावेद खान भाई मुंबई से, लड्डी सिंह भाई पंजाब से, अशोक कुमार तिवारी, स्वरूपमा तिवारी, नरेंद्र कुमावत भाई जयपुर से, आरना और सासवत तिवारी लखनऊ से, भीम मिश्रा भाई ओहायो अमेरिका से, अमित भाई देहरादून से, सूरज भाई साउथ दिल्ली से, पूनम और नंदिनी चौधरी जी अहमदाबाद गुजरात से, अंकुश भाई अमरावती महाराष्ट्र से, सफदर अब्बास भाई रावलपिंडी पाकिस्तान से, बाबू मंडल भाई राउरकेला से, अविनाश सिंह भाई फरीदाबाद से, सन्नी यादव भाई बिहार छपरा से, जसमीत सिंह गिल भाई न्यू दिल्ली से, सौरभ चौधरी भाई अयोध्या से, किंगदीप सुब्बा भाई सोनाडा दार्जिलिंग से, आकाश पटेल भाई भोपाल मध्य प्रदेश से, दीपक भाई झारखंड से, धनाजी गायकवाड़ भाई मुंबई से, सिकंदर कुमार भाई चंपारण बिहार से, इंदुपाल जी छत्तीसगढ़ से, सलीम पीर मोहम्मद भाई राजस्थान भीलवाड़ा से, राज शर्मा भाई मुरादाबाद से, मनीष भाई सऊदी अरब से, गुड्डू महतो भाई झारखंड से, आशीष पाठक भाई छत्तीसगढ़ से, ब्रजेश कुमार राजपूत भाई लखनऊ से, सर्वेश भाई मऊ उत्तर प्रदेश से, आरती दिगंबर जी पुणे से, सैफ खान भाई इंडिया से, परवीन कुमार भाई पेंड्रा छत्तीसगढ़ से, फरमान खान भाई बरेली से, हिरण्या आस्तिक पटेल भाई इंदौर मध्य प्रदेश से, सुमित्रा बारीक जी कोलकाता से, अनीता शर्मा जी गुजरात अहमदाबाद से, विशाल बिस्टा भाई नेपाल से, राजेंद्र भाई गौरीपुर गौरीगंज से, संतोष पांडे भाई हरियाणा से, अर्जुन बाबू भाई नेपाल से, शिवम राजा भाई गाजीपुर से, इमरान भाई कोलकाता से, सतीश पाठक भाई अमरावती महाराष्ट्र से, राज भाई मध्य प्रदेश से, तलविंदर सिंह भाई रूमी से,
जशवीर कौर भाई दिल्ली से, हरविंदर सिंह भाई पंजाब से, राहुल एसार के भाई दिल्ली से, पूनम जी जमशेदपुर झारखंड से, निकिता सिंह तंवर जी भिवानी से, नालबारी भाई असम से, चंदन सिंह रावत भाई पंजाब से, बाबू मोनी असम गोहपुर से, वारिश भाई उत्तर प्रदेश मुरादाबाद से, जमुना लाल कुम्हार भाई उदयपुर से, रंजीत भाई ओडिशा भद्रक से, तौफीक अंसारी भाई दुबई से, अस्सू खान भाई पिपरिया मध्य प्रदेश से, नरेश शर्मा भाई मास्को रूस से, वसीम अहमद भाई नागपुर महाराष्ट्र से, सुल्तान भाई असम से, चांदनी खान जी और वसीम खान भाई कोलकाता से, दिनेश चौहान भाई बुरहानपुर मध्य प्रदेश से, विनोद गुरुंग भाई दुबई से, कुलदीप सिंह भाई दिल्ली से, जुनैद अली भाई इंडिया से, सुब्राता सरकार भाई बंगलौर से, भास्कर भाई दुबई से, प्रवीण साहू भाई छत्तीसगढ़ से, दिवाकर भाई गया बिहार से, प्रवीण राज भाई उत्तर प्रदेश बुलंदशहर से, यूसुफ शाह भाई लाहौर पाकिस्तान से, साजिद भाई कराची पाकिस्तान से, आकाश भाई मुंबई से, दुर्गेश सेमवाल भाई उत्तराखंड से, मनीष भाई नेपाल से, वीरेंद्र सूद भाई लुधियाना से, राहुल सालमी भाई भोपाल से, हसन अब्बास भाई इटली से, गुरजीत संधू भाई पंजाब से, सचेंद्र लश्कर भाई झांसी उत्तर प्रदेश से, पुनकेश्वर भाई कुन्नेपुरा कर्नाटक से। और जिन भाइयों ने अपना नाम कमेंट किया है लेकिन उनका नाम वीडियो में नहीं लिया गया है, तो भाइयों आप लोग टेंशन ना लें, आप लोगों का नाम अगली वीडियो में जरूर लिया जाएगा। और अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आपका नाम वीडियो में लिया जाए तो अपने नाम और अपने शहर का नाम कमेंट में जरूर लिखें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी डरावनी कहानियां आप तक पहुंच सकें। कहानी को अंत तक सुनने के लिए दिल से धन्यवाद दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं जल्द ही कुछ नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।